हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर कुछ बल कार्य करते हैं जिनके कारण हमारी पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें ऐसी हैं जिन पर हमारे महासागर और महाद्वीप टिके हुए हैं, यानी कि उसके पृथ्वी के अंदर हमारे महासागर और महाद्वीप ये जो प्लेट्स हैं उनको ही हम स्थल मंडलीय प्लेट के नाम से जानते हैं। अब ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी कि बहुत ही धीमी गति से घूमती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसको कहते हैं हम टेक्टोनिक मूवमेंट। प्लेट्स के इसी मूवमेंट को हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो ये प्लेट्स हैं इन्हीं की गति के कारण हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर ये प्लेट्स आपस में टकराई थीं। तो जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टैथिस सागर हुआ करता था, और फिर प्लेट्स के मूवमेंट के कारण यहाँ पर सागर की जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो यही गति है प्लेट्स की, जो ये गति है इसी की वजह से पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गति उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो अंतर्जनित बल हैं वो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं और कभी कभी धीमी गति। आकस्मिक गति कैसे होती है? जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, जिनके कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और धीमी गति वाले परिवर्तन वैसे ही हैं जैसे कि हिमालय पर्वत का निर्माण, क्योंकि वो एक दिन में नहीं हो गया, उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे, तो वो हुआ धीमी गति के कारण। तो हम पृथ्वी की गति को किस किस भाग में विभाजित कर सकते हैं ये हम देखते हैं। पृथ्वी की गति को हम अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये दो भाग हो गए। अंतर्जनित में आ गए दो भाग, आकस्मिक बल और धीमी गति वाले बल। आकस्मिक बल हो गए भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और धीमी गति वाला बल जैसे कि पर्वत निर्माणकारी बल। जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं यानी बहिर्जनित बल, उसमें होते हैं अपर्दन और निक्षेपण, यानी कि इरोजन और डिपोजिशन, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, सी वेव्स, हिमनद, ग्लेशियर इत्यादि। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्जनित बल के बारे में। तो अंतर्जनित बल जैसे कि हमने जाने दो प्रकार के, तो पटल विरूपण बल धीमी गति वाला बल तो वही होता है जब प्लेट्स में कुछ मूवमेंट होता है। भाई कभी कभी तो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तो उसमें बल पड़ जाते हैं, तो फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय पर्वत। और कभी कभी वो विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, एक दूसरे के विपरीत खिसकती हैं, तो उसकी वजह से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, या फॉल्टिंग जो पर्वत होते हैं उसका निर्माण होता है, जैसे कि हमारा विंध्याचल पर्वत, वो फॉल्टिंग मूवमेंट्स का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं आकस्मिक बल के कारण होने वाली घटनाओं पे। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी का अर्थ होता है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी यानी जिसके मुख से आग निकलती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट अचानक से होता है और उसमें मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर सब बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलते हैं
और ये सब एक संकरी नली के द्वारा बाहर निकलते हैं जिसको हम कहते हैं निकास नली। मैग्मा एक छिद्र बनाता है, उस छिद्र को हम कहते हैं वीवर या क्रेटर। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है, यानी कि जो भी पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलना होता है वो निकल चुका होता है, तो उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ पर क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। अब जो पृथ्वी के अंदर से उस क्रेटर के माध्यम से जो पदार्थ बाहर निकले वो धरातल पर जमा हो जाते हैं और एक शंकु के आकार का ढेर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये है हमारा ज्वालामुखी। ये देखिए, ये वो निकास नली है जहाँ से वो बाहर निकलता है, और यहाँ पर होता है वो क्रेटर जिसमें से ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं इस तरीके से। अब ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है? तो भाई जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है उसी भाग को तोड़कर मैग्मा बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तुमने देखा होगा कि जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो एक छोटा सा छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख वो सब निकलकर बाहर जमा हो जाते हैं, और इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का भी निर्माण होता है। भारत में जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण भी इसी तरह से हुआ है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो उनकी एक्टिवनेस के आधार पर हम ज्वालामुखी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। दूसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो। ये बहुत कम अर्थात कभी कभी विस्फोट होता है, तो उसको हम सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी होता है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से बहुत सालों पहले कभी उद्गार हुआ होगा, किंतु अब वहाँ विस्फोट की संभावना नहीं है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रेटर झील, ये इसके उदाहरण हैं। अब देखो ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। तो भाई ज्वालामुखी का लाभकारी प्रभाव भी है और हानिकारक प्रभाव भी है। जैसे लाभकारी प्रभाव में हो गया कि लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना और कपास की फसल अच्छी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी पदार्थ से प्रदेश में गर्म जल के स्रोत मिलते हैं, जो कि उसके पानी में गंधक घुले रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें लाभकारी होते हैं। और अधिक तापमान वाली भाप को हम इकट्ठा करके भूतापीय बिजली का भी निर्माण कर सकते हैं। और अगर वहाँ क्रेटर झील बन जाए तो वो एक टूरिस्ट पैलेस बन जाता है। हानिकारक प्रभाव की अगर हम बात करें तो भाई जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वनस्पति और जीव जंतु उसके नीचे दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण उसके पास वाले हिस्सों में भूकंप आ जाते हैं और इसकी वजह से खेत मकान नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी जब ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर होता है तो समुद्र में आग लग जाती है, जिसे हम बड़वा नल कहते हैं, और उसके फलस्वरूप समुद्री जीव मर जाते हैं। और कई बार इसमें से कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल में प्रदूषण हो जाता है। दूसरा जो प्रकार है आकस्मिक बल का, वो है भूकंप। अब भूकंप कैसे आता है? तो भाई जैसे हमने बात की स्थलमंडलीय प्लेटों में गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होती है। तो भाई जब प्लेट हैं, कभी एक दूसरे के पास आ गई, कभी दूर चली गई, कभी तिरछे होकर टकरा गई, तो कभी एक दूसरे के ऊपर आ गई। अब जब पास पास रहेंगी तो खटपट तो होगी, और जब खटपट होगी तो कभी कभी वो पृथ्वी को भी हिला देती हैं, और उसी को हम कहते हैं भूकंपीय तरंगें या फिर कंपन। तो जहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को हम कहते हैं केंद्र या फोकस। और क्योंकि भूकंप पृथ्वी के नीचे से होता है
और पृथ्वी के ऊपर, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हुआ ठीक उसी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। और उस स्थान पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती हैं और वहाँ से फिर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे होता है ना कि एकदम शांत तालाब है, हमने उसमें कंकड़ फेंका तो तरंगे चारों तरफ बिखर गई, ठीक ऐसे ही वहाँ से चारों तरफ को भूकंपीय तरंगें फैल जाती हैं। और अगर ये भूकंप का जो अधिकेंद्र या एपिसेंटर है ये समुद्र की तलहटी में होता है तो भाई समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उड़ जाती हैं और जिन्हें हम कहते हैं सुनामी। जैसे कि भारत में अंडमान निकोबार में आई थी ना 26 दिसंबर 2004 को, बहुत भयंकर तबाही हुई थी, बिल्कुल वैसे ही भूकंप एक बहुत ही तीव्रगामी और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। ये देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं ये है उद्गम केंद्र और इसके ठीक ऊपर ये हो गया इसका एपिसेंटर। और यहाँ पे ये जो अधिकेंद्र है, फिर यहाँ से भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलने लगती हैं। अब भूकंप की भविष्यवाणी करना तो संभव है नहीं, लेकिन अगर हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। कुछ लोग सामान्य तरीकों से भी भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो इस तरीके से हमें भूकंप के बारे में अगर पहले से पता चल जाए तो हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम रसोई के काउंटर या मेज के नीचे घुस जाएं, आग वाले स्थानों से दूर रहें और अपने दोस्तों और पारिवारिक मित्रों के बीच पहले से ही जागरूकता फैलाएं। भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पी तरंगे अथवा जिन्हें हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। दूसरी होती है एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, ये होती है प्राथमिक पी से एस, ये सेकेंडरी तरंगे होती हैं। और तीसरी होती है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। तो इस प्रकार आज हमने भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक बलों के बारे में जाना। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहिर्जनित बल से होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।